नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा के लिए एक अच्छा निबंध लेखन के तरीके के सत्र में हार्दिक स्वागत है। एक प्रभावी निबंध लिखना एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन कौन कहता है कि आप एक अच्छे निबंधकार नहीं हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह सरल शब्दों के इस्तेमाल से भाषा में जादू उत्पन्न किया जा सकता है। इससे न केवल आप भाषा के ऊपर कमांड बढ़ा सकेंगे, बल्कि अपने विचारों को प्रभावी ढंग से रखना भी सीख सकेंगे। आशा है आपने हमारा निबंध वाला जो ट्रिक वाला वीडियो है वो देख लिया होगा। हिंदी निबंध का ये दूसरा वीडियो है। विद्यार्थियों, आज का विषय होगा अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन और टिप्स के माध्यम से हम इस विषय पर आपकी उत्कृष्टता के लिए सभी साधनों को आजमा कर देखेंगे। तो चलिए हम सभी इस सीखने की यात्रा पर उतरें और हमारे लेखन प्रयासों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें। विद्यार्थियों, हिंदी निबंध की विषय सूची के अंतर्गत हमने आपको कुल 7 टॉपिक बताए थे, जिनमें से आज दूसरे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसका विषय है अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय। विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। पहला हमारा बिंदु होगा, जो हमने आपको चर्चा में बताया था कि पहला और अंतिम हमेशा प्रस्तावना और उपसंहार होगा। और दूसरे पॉइंट के रूप में हम देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ, साथ ही पढ़ेंगे भारतीय उपग्रहों का युग और देखेंगे मौजूदा उपग्रह मिशन चंद्रयान 1A, चंद्रयान 2, मंगलयान मिशन, चंद्रयान 3 मिशन और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को। साथ ही जानेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां और उपग्रह निर्माण में आत्मनिर्भरता, और वाइंड अप करेंगे उपसंहार के साथ। तो चलिए देखते हैं निबंध किस तरह लिखेंगे। विद्यार्थियों, पहला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा प्रस्तावना। अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय विषय को जब आप लेकर के देखेंगे तो प्रस्तावना के अंतर्गत हम सबसे पहले लिखेंगे 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विद्यार्थियों, ये लाइन ऐसी है, आप किसी भी निबंध में इसे यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि अभी भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो ये लाइन जब भी आप लिखेंगे एग्जामिनर के माइंड में स्ट्रिक करेगा ही करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये फैक्ट आपको पता है कि आज भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यानी 2 फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप किसी भी निबंध में यूज कर सकते हैं। और पहली लाइन जब इस तरह की लिखते हैं तो वो एग्जामिनर के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। यही कारण है कि हमने सबसे पहले इस लाइन को लिया है। आगे हमने लिखा है भारत अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, विकास की गति और अनगिनत रोचक तथ्यों के साथ विश्व में आगे बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पर वही पास्ट से लेकर के प्रेजेंट में चलेंगे। यानी हमने आपको बता रखा है कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपका पैराग्राफ हो, आप हमेशा पास्ट से शुरू करेंगे और प्रेजेंट में ला करके ख़त्म करेंगे। और अगर उसके विषय में कोई नया फैक्ट है तो लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको देंगे। तो ये होता है निबंध लेखन की शैली में सबसे पहला काम। अक्सर विद्यार्थी करते क्या हैं, प्रेजेंट फैक्ट को पहले देते हैं, पास्ट की बाद में चर्चा करते हैं। इससे आपका निबंध में जो तारतम्य है वो टूटता है। यानी किसी भी विषय के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आप उसकी भूमिका जानेंगे कि ये विषय क्या है, क्या था, आज क्या है और क्या होकर के रहेगा। तो इसी पॉइंट ऑफ शैली में लिखने की कला आती है और उसी कला को आपको विकसित करना है। और इसके अंतर्गत हमने आगे लिखा है आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। देखिए, हमने पहले इतिहास लिया, संस्कृति ली, आज़ादी दिलाई। आज़ादी के बाद हमने बोला कि आधुनिक भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनके जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत ने जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो कई विकसित देशों ने इसका मजाक बनाया था। आपको वो साइकिल वाला सीन याद होगा, जब हम रॉकेट का एक सिरा अपनी साइकिल पर ढोकर ले जा रहे थे तो बहुत सारे विकसित देशों ने इसका कार्टून बनाए थे और कहा था कि देखिए भारत अंतरिक्ष की बराबरी इन साधनों के साथ करेगा। परंतु भारत ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीकी को हासिल करने में सफलता प्राप्त की और आज वह श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीकी वाले देशों की कतार में शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, हालिया वर्षों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चौंकाया है। विद्यार्थियों, मैंने आपको हमेशा बताया है पहला प्रस्तावना और उपसंहार के अंदर आपको टैगलाइन देनी ही देनी है।
जो टैगलाइन मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरी खुद की विकसित की हुई है, कहीं भी आपको पूरे इंटरनेट के अंदर ये टैगलाइन नहीं मिलेगी। हमने लिखा है, अंतरिक्ष में भारत का उदय दिलों को छू गया, आसमानी सफ़र में देश का गर्व बढ़ा गया। और जब भी मैं टैगलाइंस लेता हूँ बिल्कुल सिंपल लेता हूँ, दिल को छूने वाले लेता हूँ। रीज़न क्या होता है इसके पीछे कि जब आप टैगलाइन लिखते हैं तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट और क्लिष्ट वर्डों को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं रहता। यहाँ पर याद करने का सरल तरीका यही है कि अंतरिक्ष में भारत का उदय दिलों को छू गया, आसमानी सफ़र में देश का गर्व बढ़ा गया। तो याद करने में इजी है, मेमोराइज करने में इजी है, आपको भूलेंगे नहीं आप इस ट्रिक को और अच्छे से आप प्रस्तावना लिख पाएंगे। तो मैंने आपको बताया प्रस्तावना किस तरह लिखनी है। हमने 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या, फिर विश्व का लोकतंत्र, आज़ादी दिलाई, उसके बाद जनक कौन है उसके बारे में बताया, और जनक के बाद हमने बताया कि किस तरह भारत का मजाक बनाया गया, लेकिन आज वो विकसित देशों के समकक्ष इवन उनसे आगे बढ़ करके खड़ा है। साथ ही हमने बताया कि इसरो ने आज कई उपलब्धियां हैं जिसे विश्व के कई विकसित देशों को चौंकाया है, और साथ ही हमने दे दी टैगलाइन, अंतरिक्ष में भारत का उदय दिलों को छू गया, आसमानी सफ़र में देश का गर्व बढ़ा गया। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा प्रस्तावना में जो मैंने शब्द यूज किए हैं, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो उर्दू का हो, क्लिष्ट हिंदी का हो, या ऐसे शब्द जिनका आपको अर्थ ढूंढना पड़े। और यही सबसे बड़ी विशेषता है मेडल स्कॉलर चैनल की, जो अपने विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः समर्पित है और दिल से आपके साथ जुड़ा है। आपकी हर सफलता में हम साथ निभाएंगे। हम दूसरा जो बिंदु लेते हैं अंतरिक्ष शक्ति के रूप में, भारत का उदय के रूप में, वह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ। क्योंकि विद्यार्थियों प्रस्तावना लिख दी, अब हमको उसका आरंभ बताना ही होगा कि किस तरह से शुरुआत हुई। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। यानी जब भी आप इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो कोई संस्थान अगर जुड़ा है तो उसकी स्थापना बारे में बताएंगे। और ये भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या किया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ हम बताएंगे, उसके अंदर कब स्थापना हुई, किसके प्रयासों से आया, और इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। यानी हमने केवल यहाँ पे फैक्ट्स पे बात की है और कोई भी अपनी तरफ से पॉइंट जोड़ा नहीं है। यानी भाषा को चमत्कारिक बनाने का यहाँ पर प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि ये फैक्ट पर आधारित है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ कैसे हुआ। तो हमने बताया कि 1969 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद ये भारत सरकार की एजेंसी है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया। इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह से हमने लिखा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों भारतीय उपग्रहों का युग। अब यहाँ पर क्या आता है कि जब स्थापना हो गई तो नेचुरली उसके काम करने का क्या अंदाज होगा, किस तरह का काम करेगा, उसके बारे में हमें बताना होगा कि उसने शुरुआत में किस तरह उपग्रह छोड़े। तो इसके अंतर्गत हमने लिखा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण क्षण 19 अप्रैल 1975 को आया, जब भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद भारत ने अनेक सफल उपग्रह मिशनों को संचालित किया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में भारत संचार सेवाओं के लिए 200 से अधिक उपग्रहों का उपयोग हो रहा है। भारत में इसरो की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भू पर्यवेक्षण के क्षेत्र में रही है। यानी जो जियो सैटेलाइट होते हैं, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट होते हैं, ऊपर से आपको पूरा मैपिंग का काम करते हैं, उसको बोलते हैं विद्यार्थियों भू पर्यवेक्षण। भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग करना और भू पर्यवेक्षण के माध्यम से नियोजन करना आदि के लिए भू पर्यवेक्षण तकनीकी की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमने बताया कि उपग्रहों का युग कैसे शुरू हुआ, पहला उपग्रह कौन सा था, कौन सी डेट को ये छोड़ा गया और आज कितने हमारे उपग्रह काम कर रहे हैं। तो 2-3 फैक्ट आप याद रखेंगे कि इस पहला उपग्रह कब छोड़ा गया और कितने उपग्रह अभी काम कर रहे हैं और उपग्रह क्या क्या काम आते हैं। यही बात हमने कही है भारतीय उपग्रहों के युग के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं, हमने बता दिया कि स्थापना हो गई, स्थापना के बाद उपग्रहों का बता दिया। अब हमें बताना है कि मौजूदा उपग्रह यानी कौन कौन से उपग्रह जो हमने अभी छोड़े हैं। तो उनमें भारत ने मौजूदा समय में कई महत्वपूर्ण उपग्रह मिशन का संचालन किया है। सबसे पहले आता है चंद्रयान 1A और चंद्रयान 2। मैंने दोनों को एक साथ क्लब कर दिया है
और चंद्रयान 1A जो 2008 में चंद्रमा की ओर सफल मिशन था, विज्ञानियों ने मूल्यवान डेटा और जानकारी प्रदान की। इसके बाद चंद्रयान 2 और मिशन ने भारत को चंद्रमा पर स्थायी स्थिति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। यानी ये एक तरीके से भूमिका का काम किया इन्होंने चंद्रयान 1A और 2 ने, जहाँ पर हमें सफलता की ओर एक कदम था। फिर हमारा आया मंगलयान मिशन। 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विश्व को हैरान कर दिया जब भारत का पहला मंगलयान विज्ञान की दुनिया में सफलता के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। इससे भारत वह देश बन गया जो पहले ही प्रयास में सफल होकर मंगल ग्रह को छूने वाला देश बन गया। तो ये एक बड़ी सफलता थी जिसको हमें यहाँ मेंशन करना ही था। फिर बात आती है अभी हाल ही में 2023 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का सफल प्रयास है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। विद्यार्थियों, यहाँ आपको क्योंकि एक करंट मिशन है, डेट्स याद रखनी ही होंगी कि इसे कब लॉन्च किया गया, इसने चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया और लैंडर कब लैंड हुआ चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये 3 डेट हैं जो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि चंद्रयान को लॉन्च कब किया गया, चंद्र की कक्षा में कब पहुंचा और लैंड कब किया। तो विद्यार्थियों 3 डेटों में है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया, चंद्रमा के कक्षा में पहुंचा 5 अगस्त 2023 को और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ। विद्यार्थियों, जीके की दृष्टि से भी अगर आप कॉम्पिटिशन दे रहे हैं तो ये 3 डेट्स तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो अब देखते हैं, चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया और लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ। चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुंचने वाला अब तक भारत एकमात्र देश है। अभी हाल ही में विद्यार्थियों, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, कल की ही न्यूज है, उन्होंने भी स्पेस के अंदर अपना पहला चंद्रयान उसी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाया है, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, नासा की तरफ से उसको सपोर्ट मिला है। तो ये कह सकते हैं कि दूसरा देश बना है अमेरिका और पहला देश है भारत। तो ये करंट न्यूज है, आपकी कल की ही है, इसलिए इसे भी आप याद रख सकते हैं और यहाँ जोड़ करके लिख सकते हैं। परंतु बात भारत की हो रही है इसलिए उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुँचने वाला भारत अब तक एकमात्र देश है और इस महान तकनीकी सफलता को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। यानी इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। इससे इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम याद करेंगे। पहले सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में बात करते हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष पर आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु, ये याद रखना विद्यार्थियों, आदित्य L1 है जो कहाँ पर हमने सेट किया है, उसका नाम है लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो आप ये याद रखेंगे कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और उसका बिंदु का नाम है लैग्रेंज बिंदु। वहाँ पर एक आभामंडल है, उसके अंदर इसको स्थापित किया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो हमने बात की मौजूदा उपग्रह मिशन के अंदर चंद्रयान 1A, चंद्रयान 2, मंगलयान मिशन, चंद्रयान 3 मिशन और पहले सौर मिशन आदित्य L1 की। कुछ फैक्ट्स थे जिनको याद करने के लिए मैंने आपको बताया है, बाकी तो आप लिख ही देंगे। फिर हम बात करते हैं, हमने बात कर ली प्रस्तावना की, हमने बात कर ली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ, फिर हमने उपग्रहों के बारे में जाना, फिर मौजूदा उपग्रह मिशन देख लिए और अब बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां। क्योंकि अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय हो रहा है तो यहाँ पर विद्यार्थियों ऊर्जा को आप भूल नहीं सकते। ये एक ऐसा बिंदु है जिसे शामिल करना ही होगा। इसके अंतर्गत देखते हैं, भारत ने सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान में ही नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा संदर्भ में भी अपनी पहचान बनाई है, क्योंकि एक एनर्जी है, ऊर्जा ही है जिससे ये मिशन सफल हो रहे हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने प्रयासों के माध्यम से दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। अब हम देखते हैं उपग्रह निर्माण में आत्मनिर्भरता। उपग्रह मिशन हमने छोड़ दिए, अब ये जो बन रहे हैं उपग्रह, इनके निर्माण में भारत की क्या आत्मनिर्भरता बनी है या नहीं, इस विषय को भी यहाँ रेखांकित करना उतना ही जरूरी है। भारत ने अपने उपग्रह निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। इसरो ने अपनी निगमन मिशन के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है।
जिससे भारतीय वैज्ञानिकों की अद्वितीय योगदान ने उन्हें आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण संकेत दिया है। विद्यार्थियों, यहाँ हमने बताया कि किस तरह से हमने अभी कुछ मिसाइल्स, कुछ सैटेलाइट्स विदेशों के लिए भी दिए हैं, कुछ विदेशों के उपग्रह हमारे यहाँ से छोड़े जा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। अब बात करते हैं उपसंहार की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रस्तावना और उपसंहार। यानी यहाँ पर विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा सजग होकर के लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्क्स मिलने हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित किया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। अब कई देश भारत के प्रक्षेपण ज्ञान से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं और ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत से वो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। इसका कारण भारत का अपना विश्वास है विद्यार्थियों, और अपनी क्रेडिबिलिटी है। जिसके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नति तकनीक है, भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और आपके अगर इस विषय पर निबंध एसएससी में आता है, जो कि आएगा ही, मैंने जो आपको विषय बताए हैं 7 विषय, उससे बाहर 2024 की परीक्षा में विषय नहीं होगा। विद्यार्थियों, आप विश्वास मान करके तैयारी करिए, क्योंकि अब टाइम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और एसएससी ने अभी अपने एग्जामिनर जो कंडक्ट कराते हैं, पेपर सेटर वगैरह, उन सब के टेंडर लेटेस्ट किए हैं। इससे ये साबित होता है कि पहले का कोई पेपर सेट नहीं होगा, अब लेटेस्ट सब कुछ बनेगा। और यही कारण है कि आपके सारी वैकेंसीज भी अभी एसएससी की लेट हो रही हैं, उनके कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल रही हैं। उनकी अभी हाल ही में वेबसाइट लॉन्च की है उन्होंने, तो पूरा आमूलचूल परिवर्तन एसएससी के अंदर किया जा रहा है। तो आप भी उसी हिसाब से अपने अंदर अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो ट्रेडिशनल विषय आपको बताते हैं कि ऐसे ही आते रहें, ऐसे ही तैयार कर लीजिए, नहीं चलेगा विद्यार्थियों। टाइम चेंज हो चुका है, आपको समय के हिसाब से बदलना होगा। और यही कारण है कि मेडल स्कॉलर आपको हमेशा एक कदम आगे रखने का प्रयास करता है। जब सारे चैनल नदारत थे, तब हमने आपको बताया था अपने एसएससी में सूत्रों से बात करके कि इसी महीने भरवाए जाएंगे ऑप्शन फॉर्म, कब आएगा। तो हम आपको हमेशा एक स्टेप आगे रखते हैं विद्यार्थियों। वो वीडियो हमारे आपको पता ही होगा, आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह क्रेडिबिलिटी को शो करता है हमारी, और आपके प्रति समर्पण भाव को है। विद्यार्थियों, ये चैनल मैंने किसी पैसे के लिए नहीं खोला है, ये मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए आपको पढ़ाता हूँ। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन केवल आपसे प्यार मिलता रहे, आप लोग मेरे से जुड़ाव रखें, शिक्षा पा सकें और ऐसे मुकाम पर पहुँच सकें जहाँ पर आपको सरकारी नौकरी का सपना आपका पूरा हो सके। यही कारण है कि मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। तो विद्यार्थियों, देखते हैं इसमें जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक है, उसके बावजूद भी भारत से उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 104 उपग्रहों को छोड़े जाना। इस प्रकार उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसी प्रगति एक उल्लेखनीय उपलब्धि मिशन शक्ति है। यानी अभी हमने एक मिशन शक्ति शुरू किया है जिसमें हम उपग्रहों को छोड़ रहे हैं। अब बात आती है फिर से टैगलाइन की। यहाँ पर जो विद्यार्थियों मैंने टैगलाइन आपको दी है वो इस प्रकार है: विज्ञान में हम अग्रणी, चंद्रमा और सूरज को छूते, अंतरिक्ष में हम भारतीय, नए सपने हम बुनते। देखिए, ये टैगलाइंस ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, खुद की क्रिएटिविटी है। यही कारण है कि मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा नया देता हूँ। कट पेस्ट का ज़माना अब नहीं रहा है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। तो इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। विज्ञान में हम अग्रणी, चंद्रमा और सूरज को छूते, अंतरिक्ष में हम भारतीय, नए सपने हम बुनते। तो नित नए सपने बुनते भी आप इसको लिख सकते हैं। विज्ञान में हम अग्रणी, चंद्रमा और सूरज को छूते, अंतरिक्ष में हम भारतीय, नित नए सपने बुनते। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या नए सपने हम बुनते, इस तरह भी इस टैगलाइन को आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा विद्यार्थियों, हमने कितने अच्छी तरीके से अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय विषय को समझा। और निबंध इस विषय पर अगर आएगा तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमको कवर करना है, कौन कौन से फैक्ट हैं जिनको हमको लिखना ही होगा, इस पर हमने चर्चा की। विद्यार्थियों, आपके सपनों की उड़ान हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ही पूरी हो सकती है। मैंने हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से जाना है, समझा है, उसके बाद ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप विश्वास के साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको
फालतू बात हम करते नहीं हैं। रीज़न इसका ये होता है कि अगर मैं आकर के आपको वीडियो के अंदर केवल अपना फ़ोटो दिखाऊं, आपके साथ बात करूं और टाइम पास करूं, आपका टाइम बहुत कीमती है विद्यार्थियों, एक एक सेकंड कीमती होती है। यही कारण है कि मैं केवल आपको कंटेंट देता हूं, सामने स्क्रीन है, फोकस करिए केवल स्क्रीन के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। जो फोटो वगैरह ड्रामेटिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ऐसे वीडियोज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको मनोरंजन तो करते हैं लेकिन आपको कंटेंट नहीं देते। साथ ही जब भी वो वीडियो में आते हैं अपने कोर्सेज का प्रचार करने के लिए आते हैं, आपको फैक्ट्स कम बताएंगे, एक कोई न्यूज़ को पकड़ लेंगे, एक कोई आपका टॉपिक पकड़ लेंगे और उसके बाद तुरंत मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कोर्स बेचना कि हमारे चैनल पर ये कोर्स चल रहा है, आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, इस कोर्स को ज्वाइन करिए। विद्यार्थियों, ऐसे जालसाजों से आप दूर रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब आपके लिए एक संदेश। विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी का दूसरा निबंध देखा, अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय, और आशा करता हूं कि आपको ये विषय बेहद पसंद आएगा। विद्यार्थियों, अनुवादक बनने तक हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट आपके साथ है। सब्सक्राइब और लाइक करो, अनुवादक बनने का समय आ गया है। हमने हिंदी की जो आरएएस मेन एग्जाम तथा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। बिहारी रत्नाकर, यही सच है, कबीर ग्रंथावली। अगर आप में से कोई विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हिंदी के लेक्चरर की तैयारी या टीचर की तैयारी करना चाहता है तो हमसे जुड़ सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।